इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास बाइवेल्विया की। बाइवेल्विया की अगर बात करें तो इसमें 30,000 स्पीशीज़ पाई जाती हैं मोलस्क की, और ये सेकंड लार्जेस्ट मोलस्क क्लास है, यानी कि मोलस्क की सेकंड लार्जेस्ट क्लास है। इससे पहले हमने इसकी जो सबसे लार्जेस्ट क्लास थी गैस्ट्रोपोडा, उसे डिस्कस कर लिया था। इसकी जो क्लास है बाइवेल्विया, इसमें क्लैम्स, ऑयस्टर्स, मसल्स, स्कैलोप्स शामिल हैं। अब इसके कुछ जनरल करैक्टर्स हैं कि इनमें शीट लाइक मेंटल मौजूद होता है, बिल्कुल शीट की तरह का। उसका जो शेल है उसमें 2 वॉल्स होते हैं, इसी की वजह से इसका जो नाम है वो बाइवेल्विया है, यानी कि 2 हाफ्स होते हैं इसमें। और इसका जो लेटरल है पोजीशन वो कंप्रेस्ड हुई होती है। अब ये आपको इसका इनसाइड व्यू दिखाया गया है। इसके 2 हाफ्स हैं, एक ये हाफ है और एक ये वाला हाफ है, बिल्कुल एक बुक की तरह का होता है। ठीक है, जैसे बुक को अगर आप खोलते हैं तो जिस तरह उसके 2 हाफ बन जाते हैं, बिल्कुल इसके भी ऐसे ही हाफ बनते हैं। ठीक है, और ये जो इसकी लेटरल साइड का बताया हुआ है, ये इसकी डोर्सल साइड है, और ये वाली डोर्सल साइड, और ये वाली इसकी वेंट्रल साइड है। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी जो लेटरल कंप्रेस्ड, अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ये है ना एक, तो ये इस तरह करके ये होते हैं। तो इसकी ना, जैसे अक्सर आपने कभी सिप्पी देखी होगी, तो इसकी ये जो लेटरल साइड होती है ना, ये वाली साइड, ये ज़रा ना कंप्रेस दबी हुई होती है, जबकि ऊपर वाली साइड थोड़ी सी उभरी हुई होती है। तो अक्सर आपने कभी रेत में देखी होगी, तो बिल्कुल इसी तरह इसकी शेप होती है। अब इसकी बाइवॉल्व्स के अगर यूज़ की हम बात करें, ये आपसे क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि बाइवॉल्व्स के यूजेस क्या हैं। तो बाइवॉल्व्स के यूजेस ये हैं कि जो बाइवॉल्व्स हैं ये एडिबल हैं। कुछ बाइवॉल्व्स खाने के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं, जिसकी एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो मसल्स, इसकी जो टाइप मसल है उसे खाने के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। और जो बाइवॉल्व्स हैं ये क्या है, ये मोती बनाते हैं, पल्स बनाते हैं। उसके अलावा जो बाइवॉल्व्स हैं ये क्या करते हैं, ये कि पोल्यूशन से भी निजात दिलाते हैं। वो इस तरह से कि ये फ़िल्टर फीडर्स हैं, और ये पानी में से जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनको रिमूव कर देते हैं। इस तरह वो पानी जो होता है वो पोल्यूटेड फ्री हो जाता है। ये इसके जनरल करैक्टर्स हैं। अब इसके शेल की बात की जाए, इसके शेल और स्ट्रक्चर की बात करें, तो इसका जो शेल है वो 2 कन्वेक्स हाफ्स से मिलके बना हुआ है। 2 कन्वेक्स हाफ्स ऑफ द शेल आर कॉल्ड वॉल्स। अब वॉल्स क्या है कि इसके ये कन्वेक्स की तरह के, जिस तरह कन्वेक्स लेंस होता है बिल्कुल वैसे ही इसके ये 2 हाफ्स हैं, और इसे हम बोलते हैं वाल्व। ठीक है, अब इसके ये जो एरिया है ये कहलाता है हिंज, यानी कि एक चीज़ जैसे आप बुक को जब खोलते हैं तो उस जहाँ से वो दोनों साइड्स जुड़ी हुई होती हैं वो हिंज कहलाता है। इसी तरह इसमें भी ये वाला एरिया जिसने उन दोनों वाल्व को आपस में जोड़ा हुआ होता है वो मूवेबल है, जो उनको बंद भी कर सकता है, इसके वाल्व को, और इसको खोल भी सकता है। वो वाला जो एरिया है वो हिंज कहलाता है। ठीक है, और वो क्या है, वो प्रोटीन से मिलके बना है, प्रोटीनेशियस है। और कहाँ पर मौजूद है वो, इसके डॉर्सल मार्जिन, यानी कि इसका ये जो डॉर्सल मार्जिन है यहाँ पर ये मौजूद है, इसके डॉर्सल मार्जिन पे मौजूद है। और यहाँ पर जो है टंग और ग्रूव मॉडिफिकेशन, यानी कि टीथ और वगैरह मौजूद है। टंग एंड ग्रूव मॉडिफिकेशन को हम टीथ बोल रहे हैं, जो कि इसकी डॉर्सल मार्जिन पर मौजूद है। अब यहाँ पिक्चर में देख लेते हैं हम लोग, ये जो है ये वाले, ये इसके टीथ हैं जो कि इसके डॉर्सल के मार्जिन, यानी कि इसके किनारे पे डॉर्सल वाली साइड पे मौजूद है। हिंज एंड टीथ प्रिवेंट द वॉल्व फ्रॉम ट्विस्टिंग। अब ये जो टीथ और ये जो हिंज है इसका क्या काम है कि वो इसको ट्विस्ट होने से बचाता है, वो इसको ट्विस्ट नहीं होने देता है। तो ये इसका फंक्शन है कि ये जो टीथ और ये जो हिंज हैं जो इसकी मार्जिन ऑफ डॉर्सल पे मौजूद हैं वो इसको ट्विस्ट होने से बचाते हैं। अब यहाँ पे एक है अम्बो, एक नई टर्म आई है अम्बो। अम्बो क्या है कि जो इस शेल का ओल्डेस्ट पार्ट होता है वो कहलाता है अम्बो। यहाँ पे ये आपको छोटा सा नज़र आ रहा है, ये इसका ओल्डेस्ट पार्ट जो है शेल का वो कहलाता है अम्बो। अम्बो एक स्वेलन एरिया होता है जो कि शेल के इंटीरियर मार्जिन के करीब मौजूद होता है। बिल्कुल स्वेलन एरिया आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये जो स्वॉलन एरिया है वो शेल के इंटीरियर मार्जिन पर मौजूद है। ठीक है, और ये जो शेल है बेसिकली ये जब अभी ये बनना नहीं होता तो ये पहले हम एक सिंगल स्ट्रक्चर एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, यानी कि जो एम्ब्रियो है ये एक सिंगल स्ट्रक्चर से बनता है। देन उसके बाद जब ये बन जाता है कम्प्लीटली तो इसके हमें 2 वाल्व नज़र आते हैं। ठीक है,
अब इसके हिंज लिगामेंट की अगर बात करें, ये जो मैंने आपको शेल की बात बताई, ये बिल्कुल एक जिस तरह एवोल्यूशन होती है उस तरह ही है कि पहले ये एक सिंगल स्ट्रक्चर से बनता है एम्ब्रियो, फिर उसके बाद जब एम्ब्रियो बन जाता है, देन जब ये एडल्ट बनता है तो उसके बाद जब ये कम्प्लीटली सारा प्रोसेस हो जाता है तो 2 शेल्स बनते हैं, ठीक है। अब इसके हिंज लिगामेंट की बात करें तो जो इसका शेल है वो क्या है, इज़ अ कंटिन्यूस अलोंग इट्स डॉर्सल मार्जिन, यानी कि इसका जो शेल होता है वो इसके जो डॉर्सल मार्जिन है इसके साथ कंटिन्यूस होता है, लेकिन इसका जो मेंटल है वो सक्रीट करता है ग्रेटर अमाउंट में प्रोटीन, यानी कि इसका जो शेल है वो बेसिकली होता है तो इस डॉर्सल मार्जिन के साथ ही कंटिन्यूस होता है, लेकिन जो इसका जो मेंटल है वो ग्रेटर अमाउंट में प्रोटीन को सक्रीट करता है इन द रीजन ऑफ हिंज। इसके जो हिंज का रीजन है वहाँ पे जो मेंटल है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन सक्रीट करता है और बहुत कम अमाउंट में कैल्शियम कार्बोनेट सक्रीट करता है, ठीक है। मेंटल जो है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन सक्रीट करता है इसके हिंज रीजन में, और बहुत कम अमाउंट में क्या सक्रीट करता है, कैल्शियम कार्बोनेट सक्रीट करता है, ठीक है। सो ये इसलिए ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन सक्रीट करता है ताकि इसमें इलास्टिसिटी आए। अब जैसे ही अगर हिंज लिगामेंट में इलास्टिसिटी आएगी तो क्या होगा, इसके मसल जो है वो रिलैक्स होते हैं और हिंज लिगामेंट की मदद से ये जो हिंज है जहाँ से उसने ओपन होना है, क्लोज़ होना है, वो आसानी से इन्वॉल्व्स को खोल सकेगा क्योंकि वो इलास्टिक हो जाएंगे और वो आसानी से ओपन हो सकेंगे, इसलिए ये ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन को सक्रीट करता है। अब आगे इसमें एडक्टर मसल की बात की जाए तो इसमें एडक्टर मसल्स मौजूद होते हैं। दीज मसल्स आर प्रेजेंट एट बोथ हैंड ऑफ द डॉर्सल हाफ ऑफ द शेल। अब ये जो एडक्टर मसल्स हैं ये यहाँ पे बात करते हैं। ये जो एडक्टर मसल्स हैं ये इसके दोनों हाफ पे, डॉर्सल मार्जिन पे दोनों हाफ पे ये जो गोल गोल आपको छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं ये क्या हैं, ये एडक्टर मसल्स हैं। तो इसके दोनों हाफ पे एडक्टर मसल्स मौजूद होते हैं। अब क्या करते हैं कि ये कंट्रैक्ट करते हैं और इस शेल को क्लोज करने में हेल्प करते हैं। इन एडक्टर मसल का काम ये होता है कि कंट्रैक्ट करके इस शेल को क्लोज करने में हेल्प करते हैं, तो ये इस बाइवाल्व्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। उसके अलावा ये जो बाइवाल्व्स हैं ये क्या काम करते हैं, ये प्राइमरी डिफेंस के तौर पर भी काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे ही कोई प्रीडेटर आता है, प्रीडेटर लाइक सी स्टार कोई है तो वो इसको नुकसान पहुंचाने के लिए आती है तो ये फ़ौरन से उसको कॉन्ट्रैक्ट करके उनको बंद कर लेता है, और समटाइम्स उसको इतनी ज़ोर से भी ये बंद कर देता है कि वो फिर खुल ही नहीं पाते उस प्रीडेटर की वजह से, कि ये शेल बिल्कुल सही तरह से क्लोज हो जाता है और ये ख़ुद को इस तरह बचाते हैं प्रीडेटर की मदद से। अब आगे बात करते हैं पर्ल फॉर्मेशन की। अब क्योंकि इसमें मोती बनते हैं, अक्सर आपने सुना ही होगा कि ये जो मोलस्क हैं इनमें मोती वगैरह बनते हैं, तो ये जो पर्ल फॉर्मेशन है इसमें यही बताया हुआ है कि वो जो मेंटल है, मेंटल अटैच होती है एडक्टर मसल्स के साथ नियर द शेल मार्जिन। यहाँ पे ये देखें ये एडक्टर मसल है, इसके साथ ये जो शेल है इसमें ये जो एडक्टर मसल मौजूद है, इसके डॉर्सल मार्जिन, ये इसका डॉर्सल मार्जिन है, इस बिल्कुल इसके डॉर्सल, ये इसका डॉर्सल मार्जिन है, इसके बिल्कुल साथ ये एडक्टर मसल अटैच हैं और एडक्टर मसल के साथ मेंटल मौजूद है। मेंटल ने पूरे उसको लाइन किया हुआ है, लाइन ऑफ मेंटल अटैचमेंट, ठीक है। तो इस एडक्टर मसल के साथ मेंटल अटैच है और ये एडक्टर मसल कहाँ पर है, ये इसके डॉर्सल वाली साइड पे मौजूद है। अब यहाँ पे देखें मेंटल अटैच टू द शेल अराउंड द एडक्टर मसल, बिल्कुल एडक्टर मसल के अराउंड उसके इर्द गिर्द मेंटल मौजूद है नियर द शेल मार्जिन, शेल के बिल्कुल मार्जिन पे। और समटाइम ऐसा होता है कि कोई ग्रेन, सैंड का कोई भी ग्रेन या कोई भी पैरासाइट इस शेल के अंदर आ जाता है, ठीक है। और जब वो शेल के अंदर आ जाता है तो वो जो मेंटल है वो सक्रीट करती है नेक्रे। नेक्रे हमने लास्ट में भी पढ़ा था कि जो लास्ट हमने क्लास पढ़ी थी वहाँ पे भी हमने पढ़ा था लास्ट फाइल में भी कि नेक्रे हम कहते हैं मदर ऑफ पर्ल, ठीक है, कि पर्ल की फॉर्मेशन को हम नेक्रे बोलते हैं। तो अब वो पर्ल की फॉर्मेशन कैसे होती है, बेसिकली जो नेक्रे होता है ना ये ऑर्गेनिक भी हो सकता है या इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि ये ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मटेरियल से बनता है। तो जैसे कोई सैंड ग्रेन या पैरासाइट आता है उस शेल के अंदर दाखिल हो जाता है तो ये जो मेंटल है ना ये सक्रीट करता है नेक्रे अराउंड इट एंड फॉर्म पर। तो ये मेंटल उस पैरासाइट या किसी भी सैंड ग्रेन के साथ जो है उस नेक्रे को सक्रीट करना शुरू कर देता है और उसको कन्वर्ट कर देता है पर्ल में, ठीक है। तो इस तरह से पर्ल फॉर्मेशन होती है। अब जो पैसिफिक ऑयस्टर हैं यहाँ पे बताया हुआ पिंकटाडा, मार्गरेरीफेरा,
यहाँ पर हाई क्वालिटी पल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। जो पैसिफिक ऑयस्टर हैं, जो साइंटिफिक नेम भी साथ बताया हुआ है, तो ये क्या बना रहे होते हैं, ये हाईएस्ट क्वालिटी पल्स यहाँ पे बनते हैं। तो ये आपसे एमसीक्यूज़ में भी पूछा जा सकता है कि पैसिफिक ऑयस्टर जो है ये फार्म कर, मतलब कि कौन जो है ये हाई क्वालिटी पल्स बना रहा होता है, तो पैसिफिक ऑयस्टर बनाता है। अब हमने इसके शेल को और जनरल कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लिया है। अब हम बात कर लेते हैं इसके गैस एक्सचेंज की। अब इसके गैस एक्सचेंज की बात करें और फिल्टर फीडिंग और डाइजेशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले बात होती है इसकी रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन में बताया हुआ है कि जो बाइवाल्व्स हैं ये क्या है, सीडेंट्री हैं। सीडेंट्री का मतलब होता है इनकी कोई इतनी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, ये स्लो मूविंग होते हैं, तो सीडेंट्री स्लो मूविंग को कहा जाता है। और ये फिल्टर फीडर्स होते हैं। पानी में से चीज़ें जो होती हैं, कोई भी बैक्टीरिया वगैरह हो तो इससे फ़िल्टर करके इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी कि पानी से फ़िल्टर करते हैं और उसे फीडिंग के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इनमें जो हेड और रेड्यूला है वो मौजूद नहीं होता, और इनके जो गिल हैं उनको कवर किया होता है सिलिया ने। अब ये जो सिलिया हैं ये फोल्ड होते हैं, और इन फोल्डेड शीट्स को हम बोलते हैं लैमिलाए, यानी कि लैमिलाए क्या है, इनकी जो फोल्डिंग ऑफ गिल्स है उससे लैमिलाए बोलते हैं। ठीक है। अब जो गिल का एंड है, यानी कि उसका एक एंड जो है वो अटैच होता है फुट के साथ, और दूसरा एंड अटैच्ड होता है इसके मेंटल के साथ। जैसे ये गिल है, इसका एक एंड जो है वो अटैच है इसके, ये देखें, मेंटल के साथ। ठीक है। और जो दूसरा एंड है वो अटैच्ड है इसके फुट के साथ। ये इसका फुट है ये वाला, और ये जो डार्क कलर का नज़र आ रहा है इसका फुट है। एक इसके वाइट वाला मेंटल है, एक इसके मेंटल के साथ अटैच है, और एक इसके फुट के साथ अटैच्ड होता है। जो मेंटल कैविटी है, द मेंटल कैविटी वेंट्रल टू द गिल्स फॉर्म इनहेलेंट रीजन। अब जब इसकी मेंटल कैविटी जो इसकी वेंट्रल में है, वह वेंट्रल में अगर हो तो उससे कहते हैं कि वो बना रही होती है इनहेलेंट रीजन, यानी कि इनहेल और एक्सहेल का तो आपको पता ही होगा। और अगर वो कैविटी उसके डॉर्सल में है, डॉर्सल टू द गिल्स, वेंट्रल टू द गिल होगी तो वो इनहेलेंट रीजन बना रही होती है, और अगर वो डॉर्सल टू द गिल होगी तो वो एक्सहेलेंट रीजन बना रही होगी। क्योंकि मेंटल कैविटी हम कहते हैं आउटसाइड दी बॉडी होती है, तो ये अगर उसकी वेंट्रल साइड पे है तो वो इनहेलेंट बनाएगी, और अगर उसकी डॉर्सल साइड पे है तो वो उसकी एक्सहेलेंट रीजन बनाएगी। क्योंकि हमने बात की कि इसके दो हाफ्स होते हैं, एक जो है वो ये है और एक ये है, और एक इसकी पोजीशन होती है डॉर्सल और दूसरी होती है वेंट्रल। अगर डॉर्सल साइड पे है तो वो इनहेलेंट, अगर वेंट्रल साइड पे है तो वो क्या है, वो एक्सहेलेंट बनाएगी। अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज़्म की। रेस्पिरेशन की हमने बात की, तो हम उसके मैकेनिज़्म की बात करते हैं कि इसमें जो सीलिया मौजूद होते हैं वो क्या करते हैं, सीलिया मूव करते हैं, और वाटर एंटर होता है उसकी मेंटल कैविटी से थ्रू इन करंट ओपनिंग। अब इसमें एक होती है इन करंट ओपनिंग और एक होती है एक्स करंट ओपनिंग। यहाँ पर देखें, ये इसकी एक्स करंट ओपनिंग है जहाँ से पानी बॉडी से बाहर जाता है, और एक इन करंट अपर्चर है जहाँ से पानी बॉडी में दाखिल होता है। ये एरो से पता भी लग रहा है इन करंट से दाखिल होना, एक्स करंट से बॉडी से बाहर जाना। अब सिलिया की मौजूदगी से वाटर एंटर होता है मेंटल कैविटी में। ठीक है, ये इसकी क्या है, मेंटल है। यहाँ पे देखें, मेंटल कैविटी में वाटर दाखिल होता है इन करंट से। उसके बाद जो ओपनिंग है वो प्रेजेंट होती है एट द एंड ऑफ साइफोन। साइफोन का लास्ट में भी हमने पढ़ा है गैस्ट्रोपोडा में। अब ये जो ओपनिंग है ये साइफोन के एंड पर मौजूद होती है। साइफोन बेसिकली क्या है, ये एक एक्सटेंशन है मेंटल की। एक्सटेंशन ऑफ मेंटल इज द साइफोन। जो बरिड होती है ना, जो मोलस्क बरिड है, जो आप कह लेंगे किसी जो है जगह में दबी हुई हैं, ज़मीन में दबी हुई हैं, या कुछ इस तरह से उन्होंने ख़ुद को दबाया हुआ है, तो उनमें कुछ एक्सटेंशंस होती हैं, और वो अपनी मेंटल को जो है वो बॉडी से एक्सटेंड करती हैं। ठीक है, जब वो अपनी मेंटल को बॉडी से एक्सटेंड करती हैं और फिर वहाँ से अपनी फीडिंग का काम करती हैं, और जो भी गैस एक्सचेंज का काम करना होता है वो कर लेती हैं। अब सेकंड पॉइंट में बताया हुआ है कि जो वाटर है जब वो मूव करता है उसकी मेंटल कैविटी से, वाटर मूव करता है उसकी मेंटल कैविटी से इनटू स्मॉल पोर्स ऑफ द गिल्स। वाटर मूव्स फ्रॉम द मेंटल कैविटी इनटू द स्मॉल पोर्स ऑफ द गिल्स। तो अब पानी जो है मूव कर रहा है उसकी मेंटल कैविटी से उसके गिल्स में। देन वाटर मूव्स इनटू वर्टिकल चैनल्स इन द गिल्स कॉल्ड वाटर ट्यूब। फिर जब पानी उसके गिल्स में जाता है, गिल्स के वर्टिकल जो चैनल्स है उसमें मूव करता है, तो उनको हम कह रहे हैं वाटर ट्यूब्स। यानी कि वाटर मूव कर रहा है उसके मेंटल कैविटी से कुछ पोर्स, स्मॉल पोर्स के ज़रिए
गिल्स के बाद आगे जो है हम कह रहे हैं उसके वर्टिकल चैनल्स में जब मूव कर रहा होता है तो उसे वाटर ट्यूब्स कहा जाता है। और वहाँ पे वो जो वाटर ट्यूब्स हैं वो बिल्कुल क्या है, वर्टिकल चैनल्स हैं। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये वाले जो हैं ये वर्टिकल चैनल्स हैं। वहाँ यहाँ से पानी जो है वो मूव करता है, मेंटल कैविटी से आया, उसके बाद उसके जो गिल्स हैं उससे उसके वर्टिकल चैनल्स में गया। ठीक है, वहाँ से हम कह रहे हैं कि वो जो वर्टिकल चैनल्स हैं उसे वाटर ट्यूब्स कहा जा रहा है। ठीक है, उसके गिल्स में कुछ वर्टिकल चैनल्स हैं और उन वर्टिकल चैनल्स को हम वाटर ट्यूब्स कह रहे हैं। और वो पानी कहाँ से आया, उसकी मेंटल कैविटी से आया। फिर आगे वहाँ पे ये जो वर्टिकल चैनल्स हैं वहाँ पर ब्लड मौजूद होता है, और वो जो ब्लड वहाँ पर वाटर ट्यूब में मौजूद होता है उसकी वजह से ये जो गैसेस हैं उनका एक्सचेंज करते हैं किसके प्रोसेस से, डिफियन के प्रोसेस से। तो ये मैं दोबारा पॉइंट आपको बता देती हूँ, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी मैं इसको रिवाइज कर देती हूँ कि पानी जो है मूव करता है इसके मेंटल कैविटी से स्मॉल पोर्स के ज़रिए उसके गिल्स में, फिर गिल्स में जो है वर्टिकल चैनल्स मौजूद हैं और उन वर्टिकल चैनल्स को हम वाटर ट्यूब्स कह रहे हैं। वहाँ पर ब्लड भी मौजूद है। ठीक है, और उन ब्लड की वजह से वो गैस एक्सचेंज करते हैं किसके ज़रिए, डिफियन के ज़रिए। ठीक है, तो पानी कहाँ से आया, उसकी मेंटल कैविटी से जो है उसकी स्मॉल पोर्स ऑफ द गिल्स में चला जाता है, और फिर वहाँ पे गिल्स में वर्टिकल चैनल्स मौजूद है, वहाँ पे जाता है, वहाँ पर ब्लड मौजूद है जहाँ पर ये गैस एक्सचेंज का काम करते हैं किसके ज़रिए, डिफियन के ज़रिए। चलें जी, अब थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं कि जो वाटर है वो पानी को लीव कैसे करता है। वाटर लीव्स दी बाइवॉल्व थ्रू सुप्राब्रैंकियल चैम्बर एंड एक्सकरेंट ओपनिंग। तो अब जो पानी है बेसिकली सुप्राब्रैंकियल चैम्बर और एक्सकरेंट चैम्बर जो है ये एक ही है, जिस तरह इंफ्राब्रैंकियल चैम्बर और इनहेलेंट चैम्बर एक ही है। ठीक है, तो ये वाटर जो है बॉडी से बाहर किसके ज़रिए जाएगा, सुप्राब्रैंकियल चैम्बर और एक्सकरेंट ओपनिंग के ज़रिए। ये यहाँ पे देखिए पानी यहाँ से बॉडी से बाहर चला जाएगा। तो सुप्राब्रैंकियल चैम्बर बेसिकली मेंटल कैविटी का ही पार्ट है जो कि गिल की डोर्सल साइड पर मौजूद होता है। अब हम बात करते हैं इसकी न्यूट्रिशन की। चलो जी, अब इसकी न्यूट्रिशन की बात करते हैं। सबसे पहले इंजेक्शन। ये जो गिल्स हैं ये क्या करते हैं, फूड को ट्रैप करते हैं। जितने भी फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको ये गिल्स ट्रैप कर रहे होते हैं। ज़ूलॉजिस्ट का ये कहना है कि जो सीलिया का एक्शन है वो फूड ट्रैपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन रीसेंट स्टडी से हमें ये पता चला है कि जो सीलिया और जो फूड पार्टिकल्स हैं उनमें बहुत कम कांटेक्ट है, इतना कांटेक्ट नहीं है, इसलिए फूड ट्रैपिंग मैकेनिज़्म अभी तक अनक्लियर है। ये ज़ूलॉजिस्ट का कहना है कि सीलिया रिस्पॉन्सिबल है। तो क्या होता है कि जब सीलिया मूव करते हैं तो जो गिल्स हैं क्या करते हैं, सीलिया जो मूव कर रहे हैं उनकी मदद से जो भी फूड पार्टिकल्स है, सीलिया मूव द पार्टिकल्स टू द गिल्स। सीलिया के मूव करने की वजह से जो भी फूड पार्टिकल्स है वो उसके गिल्स में चले जाते हैं, गिल्स उसको ट्रैप कर लेते हैं। फिर उसके बाद वो जो सीलिया हैं अलॉन्ग द वर्टिकल मार्जिन ऑफ द गिल्स मूव फूड टुवार्ड्स द माउथ। फिर वहाँ पर जो उसके गिल्स में सीलिया मौजूद है, उसके जो वेंट्रल मार्जिन पे सीलिया मौजूद है, वो उस सीलिया को गिल से आगे भेज देते हैं उसके माउथ में। आप लोग इसको ना पॉइंट्स बना के याद करिएगा, तो उस तरह आपको ज़रा आसानी होगी याद करने में, वरना ये चीज़ें आपसे मिक्स हो जाएंगी। ठीक है, अब क्या हुआ, सीलिया ने मूव किया, खुराक को गिल्स में भेजा। अब जब उसके बाद गिल्स में आ जाती है तो गिल्स में आने के बाद जो उसके वेंट्रल मार्जिन पे सीलिया मौजूद हैं वो उसको जो फूड है उसको गिल से आगे भेज देते हैं उसके माउथ में। अब वहाँ पर मौजूद हैं लेबियल पल्प्स, जो इसके माउथ है वहाँ पर मौजूद होते हैं लेबियल पल्प्स। अब लेबियल पल्प्स क्या होता है, ये एक फ्लैप लाइक फोल्ड होती हैं जो कि इसके माउथ पे दोनों साइड्स पर मौजूद होती हैं। ठीक है, इसके पास टेंटिकल्स भी होते हैं, तो वहाँ पर जो है वहाँ पर इसके माउथ की दोनों साइड्स पे ये मौजूद हो सकते हैं लेबियल पल्प्स, जो कि फूड को इसके माउथ में ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं। ठीक है, अब ये देखें जो लेबियल पल्प्स है ये दोनों साइड पे मौजूद हो सकते हैं माउथ के। द सीलिया ऑफ लेबियल पल्प्स आल्सो फिल्टर फूड पार्टिकल्स। तो ये जो लेबियल पल्प्स हैं इस पर भी कुछ सीलिया मौजूद होते हैं जो कि फूड पार्टिकल्स को फिल्टर करते हैं। सीलिया कैरी स्मॉल पार्टिकल्स इनटू द माउथ। जितने भी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो सीलिया उनको माउथ में भेज देते हैं। ठीक है, क्योंकि माउथ के पास भी लेबियल पल्प्स मौजूद थी। गिल से कहाँ पे आई हमने बात की, और आग किसकी मदद से रही है, सीलिया की मदद से। अब
गिल के बाद आनी है, जो खुराक है वो माउथ में आएगी, और माउथ में किसकी मदद से आएगी, लेबियल पार्ट्स, जो कि उस माउथ के करीब उसकी दोनों साइड पे मौजूद हैं, जो कि जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं उनको सिलिया की मदद से फ़िल्टर करके उसके माउथ में भेज रहे हैं जी। फिर स्मॉल वाले तो उन्होंने ले लिए, ठीक है। जो लार्जर पार्टिकल्स बचे वो क्या करते हैं, वो उसकी जो पाप्स के एज है वहाँ पे चले जाते हैं, ठीक है, या उसकी गिल्स और उसके पाप्स के एज पे चले जाते हैं, यानी कि वो माउथ में नहीं जाते, और फिर वो रिजेक्ट हो जाते हैं। और वो जो रिजेक्टेड मटेरियल है उसे हम कह रहे हैं सूडोफिसिस, यानी कि जो लार्जर पार्टिकल्स थे जो कि उसकी पार्ट्स और गिल्स के एज पे चले गए, वो उस रिजेक्टेड मटेरियल को हम सूडोफिसिस बोलते हैं। सूडोफिसिस को फिर ट्रांसफ़र किया जाता है उसके मेंटल में, और फिर वो जो मेंटल है, ठीक है, यानी कि फिर मेंटल में ट्रांसफ़र होती है, तो जो सिलरी ऑफ द मेंटल ट्रांसपोर्ट द सीडोफिसिस पोस्टीरियरली। फिर उसकी जो मेंटल है वहाँ पे जो सिलिया मौजूद है वो क्या कर रहे हैं, उस सूडोफिसिस को आगे पोस्टीरियरली ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, और फिर वॉल्व्स जो है वो फोर्सफुली क्लोज्ड हो जाते हैं। देयर फॉर वाटर रशेज आउट, दिस वाटर वॉशेज सूडोफिसिस फ्रॉम द मेंटल कैविटी। अब क्या होता है कि फिर उसके बाद जो भी वहाँ पे मेंटल कैविटी में जो वाटर है वो क्या करता है, जो भी सूडोफिसिस मटेरियल होता है उसको इस मुलस की बॉडी से अपने साथ बाहर ले जाता है, ठीक है। इस तरह वो वाटर जो है सूडोफिसिस को बॉडी से रिमूव कर देता है। ये तो है इंजेशन। अब डाइजेशन कैसे होती है, खुराक तो उसने ले ली, अब डाइजेशन की बात करते हैं। अब डाइजेशन में ये है कि जो बाइवाल्व्स का डाइजेस्टिव ट्रैक है वो बिल्कुल मोलस्क की सिमिलर है। अब सबसे पहला पॉइंट है एजोफेगस, कि अब जो फूड है वो एंटर करेगी एजोफेगस में, माउथ में तो चले गई थी, अब उसने आगे जाना है एजोफेगस में, ठीक है। एजोफेगस जो है उसको म्यूकस ने कवर किया होता है, म्यूकस होती है वहाँ पर। अब जैसे ही वो फूड जो है वो म्यूकस के साथ मिलती है तो वो बना देती है म्यूकॉइड फूड स्ट्रिंग, यानी कि वो एक जैसे ही उस म्यूकस एक जेल लाइक मटीरियल होता है, जैसे सलाइवा है, फूड जब उसके साथ मिलती है तो एक जो है वो लेसदार हो जाती है, बिल्कुल ऐसे म्यूकॉइड फूड स्ट्रिंग लेसदार हो जाती है। फिर वो जो सिलिया है लाइन द डाइजेस्टिव ट्रैक, उसकी डाइजेस्टिव ट्रैक के को जो है सिलिया ने लाइन किया होता है, वहाँ पर भी कुछ सिलिया मौजूद हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो इस खुराक को जो म्यूकॉइड फूड स्ट्रिंग है इसको आगे मूव करवा देंगे उसके स्टमक में। अब वो फूड जो है उसके स्टमक में चलेगी। अब स्टमक में क्या है, कुछ डाइवर्टिकुलम कॉल्ड स्टाइल सैक ओपन इनटू दी स्टमक। अब स्टमक में जो है हम कह रहे हैं एक डाइवर्टिकुलम है जिसे स्टाइल सैक कहा जाता है, वो मौजूद है, ओपन होती है स्टमक में। डाइवर्टिकुलम बेसिकली इसके एक लाइनिंग होती है स्टमक में जिसे स्टाइल सैक बोलते हैं, उसकी भी अभी हम पिक्चर देखते हैं, एक एक्सटेंड हुई भी होती है उसकी बॉडी से। अब क्या है, फूड जो है उसके स्टमक में आ गई। अ क्रिस्टलाइन स्टाइल मूव्स इनटू द स्टमक फ्रॉम स्टाइल सैक। अब वो जो क्रिस्टलाइन स्टाइल है, वो जो एक सॉलिड क्रिस्टलाइन स्टाइल को म्यूकॉइड मैस भी बोलते हैं, एक जो सॉलिड मैस एक क्रिस्टलाइन स्टाइल, अब उस फूड को हम क्रिस्टलाइन स्टाइल का नाम दे रहे हैं। अब वो जो फूड है वो उसके स्टमक में आ जाती है, ठीक है, मूव्स इनटू द स्टमक फ्रॉम स्टाइल सैक, उसके स्टाइल सैक से उसके स्टमक में आ गई। फिर उसके बाद वहाँ पर कुछ एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि उसकी कार्बोहाइड्रेट और फैट की डाइजेशन करते हैं, जो कि उस क्रिस्टलाइन स्टाइल में मौजूद थी, ठीक है। उसके बाद वो जो स्टमक है उसमें एक गैस्ट्रिक शील्ड मौजूद होती है, काइटनस गैस्ट्रिक शील्ड होती है। जो सिलिया हैं स्टाइल सैक के, वो क्या करते हैं, उस खुराक को रोटेट करते हैं, ठीक है, उसको अगेंस्ट गैस्ट्रिक शील्ड रोटेट करते हैं। तो उस रोटेशन की वजह से जो भी फ्रिक्शन और जो भी एसिडिक कंडीशन होती है स्टमक के अंदर वो रिलीज़ कर देती है इंजाइम्स को उस क्रिस्टलाइन स्टाइल से। ये थोड़ी सी बात आपको कंफ्यूज करेगी, लेकिन आप इसको गौर से पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब ये देखिए, यहाँ पे कुछ हमने बात की कि जब वो फूड उसके स्टाइल से स्टमक में आती है तो वहाँ पे कुछ गैस्ट्रिक शील्ड मौजूद है स्टमक में, वो क्या करती है, वो उनको रोटेट करवाती है। और जब वो रोटेट करवाती है उसमें कुछ फ्रिक्शन और एसिड होती है स्टमक में, ठीक है, एसिडिक कंडीशन होती है स्टमक की। तो जब वो उस एसिडिक कंडीशन की वजह से और रोटेशन की वजह से वो कुछ क्रिस्टलाइन स्टाइल से इंजाइम्स रिलीज़ होते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जो म्यूकॉइड फूड स्ट्रिंग होती है वेंट्स अराउंड इट, ठीक है, इट पुल्स द फूड स्ट्रिंग इनटू द स्टमक फ्रॉम द एजोफेगस। अच्छा, अब क्या होता है कि जब फिर वो रोटेट करवाती है तो वो जो म्यूकॉइड फूड स्ट्रिंग होती है, ठीक है,
वो क्या करती है, वो फूड स्ट्रिंग उस फूड को वो क्या करेगी कि उसको उसके स्टमक में भेज देगी, यानी कि उसके एजोफेगस से दूर उसके स्टमक में भेज देगी। यहाँ पे देखें, इट पुल्स द फूड स्ट्रिंग इनटू द स्टमक फ्रॉम द एजोफेगस। इस म्यूकॉइड फूड स्ट्रिंग को उसकी रोटेशन की वजह से वो क्या करेगी, उसके एजोफेगस से अवे उसके स्टमक में जो है वो भेज रही है। द एक्शन एंड द एसिडिक pH इन द स्टमक रिमूव फूड पार्टिकल्स फ्रॉम द फूड स्ट्रिंग। अब उसके एसिडिक pH जो स्टमक में मौजूद है उसकी वजह से, और ये जो एक्शन किया है स्टमक ने, इसकी वजह से जो भी फूड पार्टिकल है वो उस फूड स्ट्रिंग में से रिमूव हो जाएगा। फर्दर उसके बाद प्रोसेस होता है, फाइन पार्टिकल सेपरेट होते हैं, ठीक है, फ्रॉम द इनडाइजेस्टिबल मटीरियल। फिर जो भी इनडाइजेस्टिबल मटीरियल होता है वो बॉडी से, अब उससे ज़ाहिर एक्सक्रीट भी तो करना है ना, तो अनडाइजेस्टिबल मटीरियल जो है वो अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, जो डाइजेस्टेड मटीरियल है वो अलग से हो जाएगा, ठीक है। जो भी डाइजेशन थी वो उसने कर ली, बाकी जो अनडाइजेस्टिबल मटीरियल है वो सेपरेट करके वो आगे भेज देगी इंटेस्टाइन में। अब जो इंटेस्टाइन है इसमें अनडाइजेस्टिबल मटीरियल आ जाएगा। पार्शली डाइजेस्टेड फूड एंटर्स इनटू अ डाइजेस्टिव ग्लैंड फॉर इंट्रासेलुलर डाइजेशन। अब इसके बाद जो इनडाइजेस्टिबल मटीरियल है जो उसने डाइजेस्ट नहीं किया वो आगे आ गया है, उसकी जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड में आ जाएगा उसकी इंट्रासेलुलर डाइजेशन के लिए। उसके बाद होगी उसकी इजेशन। इजेशन में जो भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट है उसने बॉडी से बाहर जाना है, वो किस तरह जाएगा। अब वो जो सीलियाँ हैं वो उस अनडाइजेस्टेड वेस्ट को लेते हैं और उसके डाइजेस्टिव ग्लैंड से वापस उसके स्टमक में भेजते हैं, और फिर स्टमक से आगे जो है वो उसके इंटेस्टाइन में जाती है, और फिर इंटेस्टाइन उसको रिलीज़ कर देता है उसके एनस से। फिर एनस जो उसके एक्सक्रंट ओपनिंग के पास मौजूद होती है वो क्या करती है, वो उस एक्सक्रंट वाटर जब बॉडी से बाहर जाना होता है, तो जब एक्सक्रंट वाटर बॉडी से बाहर जाएगा तो वो जो अनडाइजेस्टेड मटीरियल या जो भी फीसिस है वो उसके साथ ही उस बॉडी से बाहर बह जाएगा। तो ये इसका सारा प्रोसेस है। यहाँ पर ये डायग्राम देखें, न्यूट्रिशन इन बाइवॉल्व्स। यहाँ पे इस देखें, यहाँ पर ये मौजूद है इसके माउथ, ठीक है, ये माउथ है यहाँ पे बिल्कुल, ये ना इस तरह करके ये बनी हुई है, इस तरह करके। अब यहाँ पे देखिए ये माउथ है, यहाँ से आगे जो है इसके ये स्टमक में जाती है फूड, स्टमक से आगे जो है इसके इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन से वापस आगे जो है उसके एनस में जाती है, ये इसकी एनस है, ठीक है। तो इस तरह ये फूड जो है वो मूव होती है। अब यहाँ पे जो है लेबियल पार्ट से मौजूद है, लेबियल पार्ट बिल्कुल ये जो इस तरह नज़र आ रहा है ना, ये इसके माउथ के इर्द ये इस तरह जो है वो मौजूद होती है, और ये अगर इसकी शेप देखी जाए तो कुछ इस तरह से होती है, और इसके इर्द गिर्द कुछ सीलिया भी मौजूद होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देखें ये पाप मौजूद है इसके माउथ के इर्द गिर्द, यहाँ पे देखें ये छोटी सी नज़र आ रही है आपको, ये पाप है, ठीक है, पार्ट्स। अब हम बात करते हैं अब हम बात करेंगे इसके अदर मेंटेनेंस फंक्शंस के बारे में। सबसे पहले है इसका सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ब्लड जो है वो मूव करता है इसके हार्ट से टिश्यूज, हार्ट टू टिश्यू साइनस, यानी कि इसके हार्ट से टिश्यू साइनस में, और उसके बाद नेफ्रीडिया में, नेफ्रीडिया से गिल्स में, और उसके बाद वापस जो है इसके हार्ट में आ जाता है। उसके अलावा इसमें जो मेंटल है वो एडिशनल साइट होती है ऑक्सीजनेशन के लिए, कि वो एक अलग से है साइट जहाँ पे ऑक्सीजनेशन होती है, इसलिए एक सेपरेट आर्टरी जिसका नाम आउटा है वो उसको अलग से ब्लड सप्लाई कर रही होती है, डायरेक्टली वो ब्लड मेंटल में जा रहा होता है। अब एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन में क्या है कि 2 नेफ्रीडिया मौजूद होते हैं इसकी पेरिकार्डियल के बिलो, ठीक है, यानी कि इसकी सिलोम के बिलो 2 नेफ्रीडिया मौजूद होते हैं। नेफ्रीडिया या नेफ्रीडियोपोड क्या है, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ये एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। अब ये जो डक्ट सिस्टम है ये क्या करता है कि ये इसके सिलोम को कनेक्ट किया होता है, एक साइड से इसके सिलोम को कनेक्ट किया होता है, और दूसरी साइड पे क्या होता है कि ये ओपन हुआ होता है नेफ्रीडियोपोर में, ठीक है, जो कि इसके इंटीरियर रीजन पे मौजूद है, किसके सुप्राब्रैंकियल चैम्बर। मैं दोबारा से बता देती हूँ कि इसमें 2 नेफ्रीडिया मौजूद हैं बिलो द पेरिकार्डियल, ठीक है। अब ये जो डक्ट सिस्टम है ये क्या है कि एक साइड पे सिलोम के साथ कनेक्ट, और दूसरी साइड पे जो इसके सुप्राब्रैंकियल चैम्बर के पास नेफ्रीडियोपोर मौजूद है वहाँ पर ओपन होता है, यानी कि एक साइड से ये उसके साथ कनेक्ट है सिलोम के, और दूसरी साइड से ये ओपन हो रहा होता है नेफ्रीडियोपोर में।
अब आगे इसके नर्वस सिस्टम की अगर बात की जाए तो इसके नर्वस सिस्टम में 3 पेयर्स होते हैं गैंग्लियन के, और ये गैंग्लियन जो है ये कहाँ पर मौजूद होते हैं, एजोफेगस के करीब, फुट के करीब और पोस्टीरियर एडक्टर मसल्स के करीब मौजूद होते हैं। अब अगर सेंस ऑर्गन्स की बात की जाए तो ये जो मेंटल के मार्जिन है, यहाँ पर कुछ इसके जो सेंस ऑर्गन्स है बेसिकली इसके मेंटल के मार्जिन के करीब होते हैं। इसके मेंटल में सेंस ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, ठीक है, उसमें सेंसरी सेल्स हैं और उसके अलावा सेंसरी टेंटिकल्स, फोटो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। इन सम स्पीशीज़ फोटो रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स आई। कुछ स्पीशीज़ में फोटो रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स आई की फॉर्म में होते हैं, आई में लेंस और कॉर्निया होते हैं, और कुछ रिसेप्टर स्टेटोसिस्ट होते हैं। स्टेटोसिस्ट जो है वो उसके पैडल गैंग्लियन के करीब पाए जाते हैं। पैडल जो होता है, पैडल गैंग्लियन बेसिकली फुट गैंग्लियन है, ठीक है। उसके अलावा एक और रिसेप्टर है जिसको हम ऑस्फेरेडियम कहते हैं। ऑस्फेरेडियम जो है ये मौजूद होता है इसके एडक्टर मसल के नीचे, ठीक है, इसके जो एडक्टर मसल है उसके बीनीथ जो है ये मौजूद होता है। नेक्स्ट इज द रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट में बताया हुआ है इसकी गोनेड्स के बारे में। जो बाइवाल्व्स हैं ये डायोशियस भी होते हैं और कुछ स्पीशीज़ इसकी मोनोएशियस होती हैं। अब जो इसकी कुछ स्पीशीज़ मोनोएशियस हैं वो क्या है, वो प्रोटेंड्रिक हैं, यानी कि उसमें मेल पहले मैच्योर होता है, फीमेल बाद में मैच्योर होती है। इसके जो गोनेड्स हैं वो मौजूद होते हैं विजरल मैस में, ठीक है। इसके जो गोनेड्स हैं वो कहाँ पर मौजूद होते हैं, इसके विजरल मैस में होते हैं। दे सराउंडेड द लूब्ड इंटेस्टाइन। गोनेड्स इसके विजरल मैस में मौजूद हैं जो जिन्होंने इसके इंटेस्टाइन को सराउंड किया होता है। इंटेस्टाइन लूब्ड की फॉर्म में होती है ना कुछ इस तरह से, तो उनको सराउंड किया होता है। उसके अलावा इसके जो डक्ट्स हैं, डक्ट ऑफ दीज गोनेड्स ओपन डायरेक्टली इनटू द मेंटल कैविटी। इन गोनेड्स के जो डक्ट हैं वो डायरेक्टली इसकी मेंटल कैविटी में ओपन हो रहे होते हैं या फिर उसकी नेफ्रीडियोपोर में ओपन हो रहे होते हैं। फर्टिलाइजेशन इसकी एक्सटर्नल होती है, ठीक है। मोस्टली बाइवाल्व्स की फर्टिलाइजेशन जो है वो क्या है, वो एक्सटर्नल है। गैमेट इसके रिलीज़ होते हैं थ्रू सुप्राब्रैंकियल चैम्बर के, जो कि इसकी मेंटल कैविटी के पास मौजूद है, या फिर एक्सेलेंट ओपनिंग के ज़रिए, ठीक है। स्पर्म एंटर होते हैं इसकी मेंटल कैविटी के ज़रिए। जब ये वाटर इनहेल कर रहे होते हैं उस टाइम इसके स्पर्म एंटर हो रहे होते हैं। सो इसकी फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होगी, इसकी मेंटल कैविटी में होती है। डेवलपमेंट कैसे होती है कि इसमें ट्रोकोफोर और वेलिगर स्टेजेस बनती हैं डेवलपमेंट के दौरान। वेलिगर जो है वो एक उसको सबस्ट्रेट चाहिए होता है, जब उसको सबस्ट्रेट मिल जाता है तो वो अडल्ट बन जाता है। अब ट्रोकोफोर और वेलिगर लार्वा में अब यहाँ पे ये बताया हुआ है कि जो मोस्ट फ्रेश वाटर बाइवाल्व्स हैं ये ब्रूड करते हैं अपने यंग वंस को। ब्रूड का मतलब क्या है कि अपने जो यंग वंस हैं उनका ख्याल रखते हैं, ठीक है, जितनी जो भी इंटरनल डेवलपमेंट है उनका ख्याल रख रहे हैं। उसके अलावा ये कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं वो क्या करती हैं कि वो अपने जो यंग वंस हैं उनको मैटरनल गिल्स में ब्रूड कर रही होती हैं। कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं वो दे हैव रिड्यूस्ड ट्रोकोफोर एंड वेलिगर स्टेजेस, उनमें ट्रोकोफोर और वेलिगर स्टेजेस बिल्कुल ही नहीं है, रिड्यूस्ड फॉर्म में है। उसके अलावा जो क्लैम्स हैं ये क्या करती हैं, ये अपने जो लार्वा है वो क्या उसको शेड कर देती हैं गिल्स में से। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट जो है गोल्चीडियम लार्वा। अब ये एक न्यू लार्वा आया है इसमें कि कुछ ऐसे हैं कि जो अपने यंग को ब्रूड करते हैं टू अ मॉडिफाइड वेलिगर स्टेज कॉल्ड अ गोल्चीडियम। गोल्चीडियम जो है ये फिशेस में पैरासाइट इज पैरासाइट ऑन फिशेस। These larvae possesses two tiny valves. Some species have tooth-like hooks. अब कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं उनमें ना जो वेलिगर स्टेज है वो मॉडिफाइड होती है, और ये जो मॉडिफाइड वेलिगर स्टेज होती है उसे हम गोल्चीडियम बोलते हैं। और ये गोल्चीडियम कहाँ पे है, ये पैरासाइट है फिशेस में। इसमें 2 टाइनी वॉल्व्स होते हैं और ये जो स्पीशीज़ हैं इनमें टूथ लाइक हुक्स होती हैं, बिल्कुल टूथ की तरह की हुक्स होती हैं। ये आप लोग यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, टूथ लाइक इसमें हुक्स हैं। उसके बाद ये जो लार्वा है वो मूव कर जाता है, बाहर निकल जाता है एक्सहेलेंट एपर्चर से, ठीक है, और फिर ये सबस्ट्रेट में सिंक हो जाता है। द गोल्चीडियम अटैचेस टू द गिल्स, और ये जो गोल्चीडियम है अटैच कर सकता है किसी भी फिश के पार्ट पे, उसके गिल्स पे, उसके फिन पे, या उसके किसी भी बॉडी पार्ट पे ये अटैच कर सकता है। और फिर जब ये अटैच करता है तो उसको ये फीड करना शुरू कर देता है। उसके अलावा ये जो फिश है वहाँ पे ये सिस्ट बना देता है, ठीक है, फिश में फॉर्म अ सिस्ट अराउंड द लार्वा। ये जो फिश है ये उस लार्वा के इर्द गिर्द एक सिस्ट बना देती है। सो जो मेंटल ऑफ सम फ्रेश वाटर बाइवॉल्व्स प्रोड्यूस अ फ्रेश लाइक लवर। अब ये जो फ्रेश वाटर बाइवॉल्व हैं
ये प्रोड्यूस करते हैं फ़िश लाइक लॉर। फ़िश लाइक लॉर उसे कहा जाता है कि फ़िश को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ किया जाता है, जैसे उसको कुछ कलर्स के ज़रिए, कुछ वाइब्रेशंस, कुछ मूवमेंट के ज़रिए उसे अट्रैक्ट किया जाता है प्रीडेटरी फ़िश को। फिर जब वो उसको अट्रैक्ट कर लेता है लार्वा, तो वो जो फ़िश जो है उसको खाने की कोशिश करती है। जैसे ही वो उसके पास आती है, उसको फीड करने की कोशिश करती है, वो जो बाइवॉल्व होता है उस गोल्चीडिया को क्या करता है, गुलचीडिया को इजेक्ट कर देता है फ़िश के अंदर। और कुछ हफ्तों के बाद वो जो गुलचीडियम है उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होना शुरू हो जाती है और वो अडल्ट स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। और जब अडल्ट स्ट्रक्चर बन जाता है तो जो स्मॉल कर्म फॉल्स फ्रॉम इट्स होस्ट, इट टेक्स अप इट्स फिल्टर फीडिंग स्टाइल। और जब अडल्ट बन जाता है तो उसका फ़िल्टर फीडिंग लाइफ स्टाइल हो जाता है, तो वो उस होस्ट को छोड़ देता है, यानी कि उसकी जो फ़िश है उसको छोड़ देता है। और हम कहते हैं कि ये जो गुलचीडियम है ये क्या है, ये एक डिस्पर्सल स्टेज होती है सेडेंट्री एनिमल्स के लिए, और ये इतनी फिशेस के लिए हार्मफुल नहीं है, ये हार्मलेस है, उनको इतना नुकसान नहीं पहुंचाती। ये ट्रोकोफोर लार्वा है और ये गुलचीडियम लार्वा है। लास्ट है बाइवॉल्व डाइवर्सिटी। बाइवॉल्व डाइवर्सिटी में जो है ये बताया हुआ है, ये रीड आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा कि बाइवॉल्व जो है वो नियरली जो है एक्वेटिक हैबिटेट्स है। ये कम्प्लीटली या पार्शली जो है ख़ुद को सैंड या किसी भी मड में दबा लेती है, और ये किसी भी सॉलिड सबस्ट्रेट के साथ अटैच्ड होती है, या फिर ये क्या करती है, वुड कॉरल या लाइमस्टोन में सुराख करके उसके अंदर दाखिल हो जाती है। जो बोरिंग बाइवॉल्व्स है इसमें ये बताया हुआ है कि जो मार्जिन है मेंटल का, द मार्जिन ऑफ द मेंटल ऑफ बोरिंग वॉल्व्स आर फ्यूज टू फॉर्म एन ओपनिंग इन द मेंटल कैविटी। तो ये जो मेंटल है मार्जिन, सॉरी मार्जिन जो है मेंटल का बोरिंग बाइवॉल्व्स में जो खुद को बोरो कर लेती हैं, उनमें एक ओपनिंग होती है मेंटल कैविटी में, ठीक है। और उस ओपनिंग को कहा जाता है साइफोन, यानी कि ये जो बोरिंग बाइवॉल्व्स हैं उसके मेंटल में जो है, उसके जो मेंटल का मार्जिन है उसमें कुछ ओपनिंग होती हैं जिसको हम कह रहे हैं साइफोन्स, ठीक है। और वो पानी वहाँ से दाखिल होता है और फिर वो मेंटल कैविटी को जो है वॉश कर लेता है बोरिंग के दौरान, इसीलिए कोई भी सेडिमेंट उनके अंदर ज़्यादा देर तक जमा नहीं होता, क्योंकि वो उसको साथ साथ वॉश करते जाते हैं। और जो बोरिंग बाइवॉल्व्स हैं वो कहाँ पर मौजूद होती हैं, किसी भी लाइमस्टोन, क्ले, कॉरल वुड या कोई भी सबस्ट्रेट जो है उसके नीचे पाई जाती हैं, और क्योंकि उनके लार्वा को एक सबस्ट्रेट की ज़रूरत होती है, ठीक है, एक सबस्ट्रेट उनको चाहिए होता है। द इंटीरियर मार्जिन ऑफ देयर वॉल्स मैकेनिकली रिमूव दी सबस्ट्रेट, एसिडिक सिक्रीशन डिजॉल्व लाइमस्टोन। अब क्या होता है कि जो एसिडिक सिक्रीशंस होती हैं वो उस लाइमस्टोन को डिज़ोल्व करने का भी काम करती हैं। उसके अलावा जो वॉल्स का इंटीरियर मार्जिन होता है वो रिमूव कर देता है सबस्ट्रेट को। उसके अलावा द मोस्ट रिसेंट बोर्ड पोर्शन ऑफ द बोरो आर लार्जर इन डायमीटर देन पोर्शंस बोर्ड अर्लियर। अब यहाँ पे ये बताया हुआ है एवोल्यूशन के बारे में बताया हुआ है कि पहले जो था ये था कि उनका जो डायमीटर है वो इतना नहीं था, लेकिन बाद में जो बोरिंग बाइवॉल्व्स हैं उनका डायमीटर जो है वो पहले से ज़्यादा देखने को मिला। सो उनका बाइवॉल्व जो है वो ग्रो किया। इट इज़ ऑफन इंटेंगल इन इट्स रॉकी बोरो, इवन कि वो इतनी उनका डायमीटर हो गया कि वो रॉकी बोरोज में फंस सकती थी। अब सरफेस ड्वेलिंग बाइवॉल्व ने ये बताया हुआ है कि ये अटैच हो सकती थी सबस्ट्रेट के साथ कुछ प्रोटीनेशियस स्ट्रैंड्स के ज़रिए, जिसे हम बेसल थ्रेड कहते हैं। बेसल थ्रेड बेसिकली जो है इसके जो बाइवॉल्व के फुट में कुछ ग्लैंड्स होते हैं और उन ग्लैंड्स की मदद से ये सिक्रीशन होती है, ठीक है, जो कि ज़्यादातर मेरीन मसल्स में पाई जाती हैं। बेसिकली बेसल थ्रेड का काम क्या है कि बेसल थ्रेड जो है ना ये किसी भी जो सॉलिड सरफेस है उसके साथ अटैच करने में ये मदद करती हैं, यानी कि कोई भी सबस्ट्रेट है उसके साथ, ये किसी भी सैंड के साथ अगर अटैच करना हो तो एक स्ट्रैंड की तौर पे बेसल थ्रेड काम करता है कि ये उसको अटैच करता है। सो आज का लेक्चर जो है वो काफ़ी लेंथी हो गया है, तो मैंने ये दरअसल आप लोगों को क्लास कंप्लीट करवानी थी, इसलिए मैंने इसको आज सारे को कंप्लीट करवा लिया है। तो आप लोग इसको पॉइंट्स की फॉर्म में याद करिएगा ताकि आप लोगों को आसानी से ये याद हो जाए, ठीक है।